हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। सर्वप्रथम आज विजयादशमी है, तो आप लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। और हमारी प्रार्थना है माँ दुर्गा से कि आप लोगों का जीवन हमेशा सुख से भरा रहे और आप लोग दिन रात तरक्की करें, अच्छा करें और ज़िंदगी में एक सफल इंसान बने। बच्चों, आज हम लोग चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज जानेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद क्षर चुंबक के बारे में भी पढ़ेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सब एक एक करके आज जितना पॉसिबल हो पाएगा हम लोग कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं अपना पढ़ाई। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है चुंबकत्व अर्थात मैग्नेटिज्म। हम लोग जब चुंबकत्व पढ़ने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला शब्द जो हमें मिलेगा वह है मैग्नेट। यह जो मैग्नेट है ना, इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही रोमांचक कहानी है। हुआ यह कि एक बार ग्रीक, जिसे आज हम लोग टर्की के नाम से जानते हैं, ग्रीक में हुआ क्या, तो एक बार घोड़े और पर चढ़ करके कुछ गडेरिया भेड़ चराने निकले। जब वह जंगल की ओर बढ़े और जंगल में एक जगह रुके, घोड़े से उतरे, तो वहां पर उसके साथ एक अजीब घटना घटा। और यह घटना कैसे आ था, तो उसके पास, उसके हाथ में जो छड़ी था उसमें लोहे की कील लगी हुई थी और जूते जो पहने थे उसमें भी लोहे का कील था। तो जब वे घोड़े से उतरकर जमीन पर पहुंचे तो वे पाए कि उसका जो जूता है वह जमीन से आकर्षित हो जाता है। कभी कभार उसके जूते को जमीन अपने तरफ खींच लेती है। ऐसा ही उसके छड़ी के साथ भी हुआ। जब बाद में वहां पर बहुत रिसर्च हुआ तो पता चला कि वहां जो जमीन है ना, उसमें एक खास पदार्थ पाया जाता है, एक खास प्रकार का पदार्थ पाया जाता है, तत्व पाया जाता है जो लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है। अब क्वेश्चन आया कि उस तत्व का क्या नाम रखा जाए, उस पदार्थ का क्या नाम रखा जाए। तो चूंकि वह पदार्थ जो मिला वह मैग्नेशिया शहर में मिला था, इसी कारण उसका नाम मैग्नेट पड़ गया। तो आज जो हम लोग मैग्नेट बोलते हैं ना, यह वास्तव में मैग्नेशिया शहर के नाम पर ही पड़ा है। आज वह मैग्नेशिया शहर मैनीसा कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनीसा, जो टर्की का एक बहुत ही फेमस शहर है। तो इस प्रकार का कहानी है चुंबक से जुड़ा हुआ, मैग्नेट से जुड़ा हुआ। तो सर्वप्रथम मैग्नेट शब्द मैग्नेशिया, अब क्या नाम पड़ चुका है उसका? मैनीसा। तो मैग्नेट शब्द मैग्नेशिया, जो अब मैनीसा हो चुका है, शहर के नाम पर पड़ा। तो अगर कोई पूछता भी है कि मैग्नेट किस शहर के नाम पर पड़ा, तो मैग्नेशिया, जिसका नाम आज क्या हो चुका है? मैनीसा हो चुका है। अब देखते हैं कि चुंबक अर्थात मैग्नेट होता क्या है। तो वह वस्तु जिसमें आकर्षण एवं दिशा दोनों गुण उपस्थित हो, चुंबक कहलाता है। ऐसा वस्तु जिसमें दोनों प्रकार का गुण हो, आकर्षित करने का भी और उसमें दिशा का भी गुण मौजूद हो, तब हम लोग उसे कहेंगे चुंबक अर्थात मैग्नेट। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटाइट है, लोडस्टोन है, यह सब चुंबक है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म देखेंगे, एक चुंबकीय पदार्थ, मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या प्लास्टिक किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित हो सकता है? नहीं, आकर्षित नहीं होता है। क्या कागज का टुकड़ा किसी चुंबक के द्वारा आकर्षित हो सकता है?
तो हम लोग साधारणतः सामान्यतः कहते हैं नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व भी करते हैं कि कागज के टुकड़े को कोई चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ है, कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं कि चुंबक के करीब ले जाने पर चुंबक उस तत्व को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही तत्व को, ऐसे ही पदार्थ को हम लोग कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो वह पदार्थ जो किसी चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाता है चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। इस सब में एक खास गुण है जिसके कारण यह किसी चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित हो जाता है। अब हम लोग चुंबकत्व क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि चुंबकत्व एक प्रकार की घटना है। चुंबकत्व क्या है? एक प्रकार की घटना। यह मत सोचेंगे कि चुंबकत्व गुण है, फलना है, चिल्ला है। चुंबकत्व एक प्रकार की घटना है। कैसी घटना? तो हम लोग जानते हैं कोई भी चुंबक चुंबकीय पदार्थ को अपने तरफ आकर्षित करता है। यही आकर्षित करने की घटना ही कहलाता है चुंबकत्व। तो किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को आकर्षित करने की घटना को चुंबकत्व कहा जाता है। तो अगर कोई पूछता है कि चुंबकत्व क्या है, तो कहेंगे सर चुंबकत्व एक प्रकार की घटना है। कैसी घटना? तो किसी चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की घटना। अब क्वेश्चन आता है कि चुंबकत्व का मुख्य कारण क्या है? तो चुंबकत्व का मूल कारण है गतिमान आवेश अर्थात मूविंग चार्जेज। यह एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का मूल कारण क्या है। तो चुंबकत्व का मूल कारण है गतिमान आवेश अर्थात मूविंग चार्जेज। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, चुंबक का प्रकार देखते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि चुंबक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक चुंबक अर्थात नेचुरल मैग्नेट। अब सीधा सा बात है, प्राकृतिक चुंबक है तो हमें प्रकृति में ही यह मिलेगा। तो प्राकृतिक चुंबक में जो दो मुख्य हैं वह है एक मैग्नेटाइट Fe3O4 और दूसरा है लोडस्टोन। तो प्राकृतिक चुंबक में कौन कौन सा है? तो एक मैग्नेटाइट है और दूसरा लोडस्टोन है। इस लोडस्टोन को, यह लोडस्टोन भी लिख सकते हैं, इसे लीडिंग स्टोन भी कहा जाता है, ब्लैक स्टोन भी कह सकते हैं और किसिंग स्टोन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है मानव निर्मित चुंबक, मैन मेड मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम से ही पता चलता है मानव निर्मित चुंबक, अर्थात यह प्रकृति में हमें उपलब्ध तो नहीं होगा लेकिन हम लोग इसे बना जरूर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। तो मानव निर्मित चुंबक में कौन कौन सा आ जाता है? तो पहला है छड़ चुंबक, जिसे दंड चुंबक भी हम लोग कहते हैं। छड़ चुंबक या दंड चुंबक बोल सकते हैं, बार मैग्नेट कहलाता है इंग्लिश में। यह एक छड़ चुंबक है। दूसरा है चुंबकीय सुई या कंपास, मैग्नेटिक नीडल और कंपास। यह एक कंपास है, इसमें भी दो ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ। अश्वनाल चुंबक, हॉर्स शू मैग्नेट। अश्वनाल चुंबक क्या होता है? तो जो चुंबक घोड़े के नाल के जैसा दिखाई दे। किसके जैसा? घोड़े के नाल के आकृति का हो, उसे अश्वनाल चुंबक कहते हैं। यह एक अश्वनाल चुंबक है क्योंकि इसका जो आकृति है ना वह घोड़े के नाल के जैसा है। नेक्स्ट है वैद्युत चुंबक अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेट। वैद्युत चुंबक में कौन कौन सा आ जाता है? धारावाही कुंडली आ जाता है, धारा लूप आ जाता है, धारावाही सोलेनाइड आ जाता है, धारावाही टोराइड आ जाता है। ये सभी के सभी वैद्युत चुंबक हैं। अब हम लोग जब चुंबक के प्रकार भी पढ़ लिए हैं तो अब हम लोग चलते हैं चुंबक के गुण की ओर। तो बच्चों अब हम लोग चुंबक के गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला गुण है आकर्षण का गुण अर्थात एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। किसी चुंबक में जो आकर्षण का गुण होता है
इसके खोज का श्रेय हम लोग ग्रीक के लोगों को दे सकते हैं, कि यहाँ के लोगों को, ग्रीक के लोगों को देंगे, क्योंकि उसी ने ही सबसे पहले यह खोज करके हमें दिया कि चुंबक में आकर्षण का गुण होता है। तो कोई भी चुंबक चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि को क्या करता है? आकर्षित करता है। दूसरा है दिशा का गुण, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। यह जो दिशा का गुण है, इसका खोज चाइना के लोगों ने किया। किसी चुंबक में जो दिशा का गुण होता है ना, उसका खोज का श्रेय चाइनीज को दिया जाता है। तो इस गुण का खोज किसने किया? चाइना के लोगों ने, अर्थात चाइनीज ने। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है, तब वह नॉर्थ साउथ दिशा में ही स्थिर होता है। अगर हमारे पास कोई चुंबक हो और हम उसे किसी पतले और लचीले धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे, तो हम देखेंगे कि वह जो चुंबक है हमारा उत्तर दक्षिण अर्थात नॉर्थ साउथ की दिशा में ही स्थिर होगा। हम किसी भी दिशा में उसे क्यों नहीं घुमा के छोड़ें, वह अंत में स्थिर जो होगा वह दिशा होगा नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण की दिशा में। तीसरा आ जाता है ध्रुवता अर्थात पोलैरिटी। किसी भी चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ एवं साउथ। हम लोग कोई भी चुंबक ले लें, उसमें देखेंगे कि दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, उत्तर और दक्षिण। यह ध्रुवता कहलाता है। अब आता है कि ध्रुवता की सही जांच हम कैसे कर सकते हैं। तो ध्रुवता की सही जांच हमेशा विकर्षण से होती है, आकर्षण से नहीं होती है। तो अगर कोई पूछ दे कि ध्रुवता के सही जांच का आधार क्या है, आकर्षण या विकर्षण, तो हम लोग कहेंगे विकर्षण। आकर्षण से हम लोग ध्रुवता की सही जांच नहीं कर सकते हैं। अगर ध्रुवता की सही जांच करनी हो तो हम उसके विकर्षण के गुण से ही कर पाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट करेंगे। पहला, चुंबकीय एकल ध्रुव का होना संभव नहीं है। मतलब ऐसा संभव नहीं है कि किसी चुंबक में एक ही ध्रुव हो। ऐसा चुंबक का होना बिल्कुल ही संभव नहीं है जिसमें एक ही चुंबकीय ध्रुव मौजूद हो। चुंबकीय ध्रुव हमेशा पेयर्स अर्थात युग्म में ही होते हैं। ये जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, हमेशा पेयर्स में होंगे, युग्म में होंगे। मतलब जब भी होंगे तो दो चुंबकीय ध्रुव एक साथ होंगे। समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच विकर्षण तथा असमान चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। या तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि समान ध्रुव है तो उनके बीच विकर्षण होगा, और असमान ध्रुव है तो उनके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। गर्म करने, पीटने या फेंकने पर किसी चुंबक की प्रबलता कम हो जाती है। अगर हम किसी चुंबक को गर्म करें, पीटे या फेंके तेजी से, तो उसकी प्रबलता अर्थात उसकी क्षमता जो होती है वह क्या हो जाती है? कम होती जाती है। नेक्स्ट, धारावाही टोरॉइड एक ऐसा चुंबक है जिसका कोई ध्रुव नहीं होता है। अगर हम धारावाही टोरॉइड की बात करें तो यह एक ऐसा चुंबक है जिसमें कोई ध्रुव होता ही नहीं है। मतलब यह बिना ध्रुव का चुंबक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम लोग दंड चुंबक अर्थात बार मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि दंड चुंबक क्या है, बार मैग्नेट क्या है। तो वह आयताकार चुंबक जिसमें नॉर्थ एवं साउथ दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं दंड चुंबक कहलाता है। तो यह जो दंड चुंबक है ना, यह एक आयताकार चुंबक है, और चुंबक है तो दो ध्रुव तो होगा ही होगा, नॉर्थ एवं साउथ। यह एक दंड चुंबक है। देखने से भी पता चलता है कि वास्तव में यह एक आयताकार चुंबक है जिसमें दो ध्रुव हैं, नॉर्थ एवं साउथ। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय लंबाई, मैग्नेटिक लेंथ, जिसे 2L से सूचित करेंगे। किसी चुंबक के नॉर्थ एवं साउथ ध्रुवों के बीच का प्रभावी दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाता है। सबसे पहले यह हम लोग जान लेते हैं
कि कोई भी जो चुंबक होता है ना, उसका जो ध्रुव होता है वह उसके अंतिम छोर पर नहीं होता है, थोड़ा अंदर ही होता है। अगर हम मान ले कि यह एक चुंबक है तो नॉर्थ और साउथ पोल यहां होगा, यहां इस सिरे पर या इस सिरे पर नहीं होगा, थोड़ा सा अंदर होता है। तो अब कोई चुंबक है हमारे पास, सपोज करते हैं यहां नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है। तो जहां साउथ पोल है और जहां नॉर्थ पोल है, दोनों के बीच का जो प्रभावी दूरी होता है ना, उसी दूरी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय लंबाई। तो किसी चुंबक के नॉर्थ एवं साउथ ध्रुवों के बीच का प्रभावी दूरी चुंबकीय लंबाई कहलाता है। दूसरी बात, यह एक सदिश राशि है, हम लोग लंबाई पर नहीं जाएंगे। हमें यह याद रखना है कि चुंबकीय लंबाई लंबाई है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह एक सदिश राशि है और इसमें दिशा होती है, जो दिशा होता है साउथ से नॉर्थ ध्रुव की ओर। इधर से किधर? साउथ से नॉर्थ ध्रुव की ओर इसकी दिशा होती है। जैसे यह एक चुंबक है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, तो दोनों के बीच का जो प्रभावी दूरी है उसी को चुंबकीय लंबाई कहेंगे 2L, और इसकी जो दिशा होती है वह साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय लंबाई अर्थात ज्योमेट्रिक लेंथ। किसी चुंबक के दोनों सिरों के बीच का दूरी उसका ज्यामितीय लंबाई कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चुंबक है तो उसका दो सिरा होगा, एक सिरा यह और दूसरा सिरा यह। दोनों सिरों के बीच का जो लंबाई होता है, दूरी होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामितीय लंबाई। तो यह एक चुंबक है, इसका एक सिरा यह है, दूसरा सिरा यह है, और दोनों सिरों के बीच का जो दूरी है यही है चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई। कौन सी लंबाई? ज्यामितीय। तो किसी चुंबक के दोनों सिरों के बीच का दूरी को उसका ज्यामितीय लंबाई कहा जाता है। तो यह जो दूरी है यही दूरी ज्यामितीय लंबाई होगा। इसे हम लोग बड़ी एल से सूचित करते हैं। इसमें कोई दिशा नहीं होता है, अतः यह एक अदिश राशि है। अब एक पॉइंट नोट करेंगे हम लोग, चित्र से भी देख सकते हैं, यह जो चुंबकीय लंबाई है इस ज्यामितीय लंबाई से कम होता है। यह चुंबकीय लंबाई इस ज्यामितीय लंबाई से क्या होता है? कम। तो 2L बटा L एक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो 2L बटा L का मान लगभग होता है 0.84। कितना होता है? 0.84। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का जो अनुपात होता है वह 0.84 होता है। तो इसे हम लोग 2L बराबर लगभग बराबर 2L लगभग बराबर होता है 0.84 इंटू L के। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इससे। अब हम लोग ध्रुव प्रबलता अर्थात पोल स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे। ध्रुव प्रबलता क्या है? अक्सर अगर मेरे पास कोई चुंबक रहता है तो हम लोग देखते हैं कि वह चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को आकर्षित करता है। अगर यहां पर सिरे के पास ले जाए तो वह अधिक बल से आकर्षित करता है, अगर हम मध्य में ले जाए तो वहां पर कम बल से आकर्षित करता है। तो होता यह है कि कोई भी जो चुंबक होता है ना, उसमें जो दोनों ध्रुव होता है, उस ध्रुव में एक निश्चित आकर्षण क्षमता होती है। जिसकी ध्रुव की आकर्षण क्षमता अधिक होगी हम लोग कहेंगे उसका ध्रुव प्रबलता भी अधिक है, और जिसकी आकर्षण क्षमता कम होती है हम लोग कहेंगे उसकी ध्रुव प्रबलता भी कम है। दूसरा चीज कि हम लोग देख सकते हैं दोनों सिरे के निकट यह किसी लोहे के टुकड़े को अधिक बल से आकर्षित करता, अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, लेकिन मध्य में वह नहीं के बराबर आकर्षित कर पाता है। इसका मतलब है कि सिरे के निकट अर्थात ध्रुव के पास ध्रुव प्रबलता अधिक होती है, लेकिन मध्य में जाकर के वही क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है।
तो ध्रुव प्रबलता का अर्थ होता है चुंबकीय ध्रुव का आकर्षण क्षमता। ध्रुव प्रबलता बराबर होता है चुंबक की लंबाई गुना प्रवाहित धारा। अगर किसी चुंबक की ध्रुव प्रबलता को मापनी हो तो उसे माप सकते हैं चुंबक की लंबाई और प्रवाहित धारा के गुणनफल से। नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता प्लस एम होती है, याद रखेंगे स्मॉल एम लेना है, और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता होती है माइनस एम। यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें कोई दिशा होती नहीं है, और इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। चुंबकीय ध्रुव पर ध्रुव प्रबलता मैक्सिमम होगा, जबकि चुंबक के मध्य ध्रुव प्रबलता मिनिमम हो जाता है, लगभग शून्य के बराबर हो जाता है। अब यहां देख सकते हैं यह एक चुंबक है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल की ध्रुव प्रबलता प्लस एम और साउथ पोल की ध्रुव प्रबलता माइनस एम होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व के लिए कूलम का नियम। हम लोग क्या करते हैं, तो दो ध्रुव ले लेते हैं अलग अलग, मतलब दो विलग ध्रुव। तो हमारे पास यहां पर दो चुंबकीय ध्रुव है, एक की ध्रुव प्रबलता कितनी है m1 और दूसरी की ध्रुव प्रबलता है m2, तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है r। अब सीधा सा बात है, यह दोनों चुंबकीय ध्रुव या तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा। तो आकर्षित करेगा तो भी चुंबकीय बल होगा, विकर्षित करेगा तो भी चुंबकीय बल होगा। तो वह चुंबकीय बल क्या मान लेते हैं? Fm। तो कूलम साहब का कहना है कि दो विलग चुंबकीय ध्रुवों के बीच चुंबकीय बल का परिमाण अर्थात Fm, पहली बात ध्रुव प्रबलता का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात Fm सीधा समानुपाती m1 m2। इसे समीकरण क्या मान लेंगे? एक। दूसरा बात उसका कहना है कि ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहली बात, तो यह जो बल है यह ध्रुव प्रबलता का क्या होगा? सीधा समानुपाती Fm सीधा समानुपाती m1 m2। और दूसरा यह कि ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो चुंबकीय बल है ना, दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है r, इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r²। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। दोनों समीकरण का LHS क्या है? समान है। तो जब दोनों के RHS, जब दोनों समीकरण का LHS समान है और दोनों को मिलाएंगे तो दोनों का RHS क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, जब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को मिलाएंगे, यहां लिख भी देते हैं हम, समीकरण 1 एवं 2 को मिलाने पर, तो जब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को मिलाएंगे तो यह हो जाएगा Fm सीधा समानुपाती m1 m2 बटा r²। समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लेना होगा कि यह एक समानुपातीय नियतांक कहलाता है, और निर्वात के लिए SI मात्रक में इस k का मान होता है μ0 बटा 4 पाई। कितना होता है? μ0 बटा 4 पाई, जिसका मान होता है 10⁻⁻⁷। तो हम लोग याद रखेंगे कि चुंबकत्व के लिए जो कूलम का नियम पढ़ते हैं और उसमें जो समानुपातीय नियतांक के आता है, निर्वात में SI मात्रक में उसका मान होता है μ0 बटा 4 पाई, जिसका मान हो जाता है 10⁻⁷। तो Fm बराबर k का मान हम लोग क्या रख देंगे? μ0 बटा 4 पाई रख देंगे, m1 m2 बटा r² हो जाएगा, या चाहे तो μ0 बटा 4 पाई का मान हम लोग रख सकते हैं 10⁻⁷। तो यही है चुंबकत्व के लिए कूलम का नियम। चुंबकत्व के लिए किसका नियम? कूलम का नियम। अब चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है? हमें
चुंबकत्व के लिए गॉस के नियम का यहाँ पर प्रमाण नहीं पढ़ना है, केवल कथन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, क्योंकि प्रमाणित करने के लिए हमें 12th के सिलेबस में दिया ही नहीं गया है। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है, किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या कहता है? यह कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध नेट चुंबकीय फ्लक्स हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात यह तो हम लोग जानते हैं बंद को निरूपित करता है, तो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन हम लोग या पृष्ठीय समाकलन भी कहते हैं, B डॉट ds बराबर क्या होता है? शून्य। हम लोग चाहें तो यहां पर S लगा सकते हैं यहां, इसका अर्थ हो जाता है बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन या पृष्ठीय समाकलन भी कह सकते हैं। तो बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल समाकलन B डॉट ds बराबर क्या हो जाता है? शून्य। यही है चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय द्विध्रुव अर्थात मैग्नेटिक डायपोल के बारे में। बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि जब समान किंतु विपरीत प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तब चुंबकीय द्विध्रुव का निर्माण होता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जब समान किंतु विपरीत प्रबलता के दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, तब किसका निर्माण होता है? चुंबकीय द्विध्रुव का। जैसे यहां पर देख सकते हैं, एक जो ध्रुव है इसकी ध्रुव प्रबलता +m है और दूसरी की -m है। इसका मतलब है कि दोनों ध्रुव का ध्रुव प्रबलता समान है किंतु विपरीत है, एक का प्लस तो दूसरा का माइनस, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, 12 दूरी पर हैं। तो यह निर्माण कर रहा है किसका? चुंबकीय द्विध्रुव का। इसका एग्जाम्पल हमें आसानी से मिल जाएगा। धारावाही सोलेनाइड है, कंपास है, दंड चुंबक है, ये सब के सब चुंबकीय द्विध्रुव ही तो हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं चुंबकीय आघूर्ण। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं यह चुंबकीय आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक मोमेंट है क्या। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग सदिश बड़ी M से निरूपित करेंगे। किससे निरूपित करेंगे? तो बड़ी M और उस पर सदिश का एरो लगाना है। किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अब हमारे पास मान लेते हैं कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, जैसे यह एक चुंबकीय द्विध्रुव है, इसकी ध्रुव प्रबलता क्या लेते हैं? एक का ध्रुव का +m तो दूसरा का -m। अब जो यह चुंबकीय द्विध्रुव है जिसकी ध्रुव प्रबलता +m है -m है तथा इसके बीच की दूरी कितनी है? 2 है। तो हम लोग ध्रुव प्रबलता ले लेंगे m और यह ले लेंगे चुंबकीय लंबाई। दोनों को गुना करने पर जो हमें राशि प्राप्त होगा वही राशि है चुंबकीय आघूर्ण। तो हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी द्विध्रुव चुंबक क्यों नहीं हो, कोई भी द्विध्रुव चुंबक क्यों नहीं हो, उसकी ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण बराबर हो जाएगा ध्रुव प्रबलता गुनी चुंबकीय लंबाई, अर्थात सदिश m बराबर m इंटू सदिश 2l। इस पर सदिश का चिन्ह नहीं दे सकते हैं क्योंकि ध्रुव प्रबलता एक अदिश राशि है। अब यह जो चुंबकीय आघूर्ण है सदिश बड़ी m, यह एक सदिश राशि है, जानते ही हैं। इसकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। अगर हमसे कोई पूछ देना कि चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर से किधर होती है, तो हम लोग कहेंगे सर चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है चुंबक के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। और इसका एसआई मात्रक हम लोग एम्पियर मीटर स्क्वायर लेंगे। अब एक पॉइंट नोट करेंगे
जब किसी द्विध्रुव चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश या अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तब उसका चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभिक मान का आधा हो जाता है। अगर हम ऐसा करें कि कोई द्विध्रुव चुंबक ले ले, जैसे मान लेते हैं यही एक द्विध्रुव चुंबक है, और हम अगर इसे इसके अक्ष के अनुदिश या अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में काट देते हैं, तब इसका चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभिक मान का क्या हो जाता है? आधा। तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय आघूर्ण को अच्छे से याद रखेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव के ध्रुव प्रबलता तथा चुंबकीय लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, जो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। और अब हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी द्विध्रुव चुंबक को उसके अक्ष के अनुदिश या अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तब उसका चुंबकीय आघूर्ण प्रारंभिक मान का क्या हो जाता है? आधा। देखते हैं एग्जांपल इसका। एक चुंबक ले लेते, या एक द्विध्रुव चुंबक है, इसकी एक ध्रुव जो है उसकी ध्रुव प्रबलता +m है और दूसरी की -m है। हम लोग जानते हैं दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अगर हम आगे बढ़ाए तो यही कहलाएगा चुंबकीय अक्ष। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना, तब उसी को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है? 2l। चुंबकीय लंबाई कितनी है? 2l है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा m बराबर m × 2l होगा। अब क्या करते हैं, इस अक्ष के अनुदिश इसे दो बराबर भागों में काट देते हैं। दो बराबर भागों में काट दिए तो लंबाई तो उतनी ही रह गई, लेकिन यह जो ध्रुव प्रबलता है ना, यह घट करके आधा हो गया। ध्रुव प्रबलता क्या हो गया? घट करके आधा। अब जब ध्रुव प्रबलता आधा हो गया तो देखते हैं इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। मान लेते हैं यह दोनों भाग जो है, प्रत्येक भाग का चुंबकीय आघूर्ण कितना है? m'। तो m' बराबर क्या करेंगे? m/2 इंटू क्या करेंगे? 2l। यही न करेंगे। मान लेते हैं कि यह जो दोनों भाग है ना, यह भाग हो या यह भाग हो, दोनों का चुंबकीय आघूर्ण m' है। तो m' बराबर क्या करेंगे? ध्रुव प्रबलता कितनी है? m/2 और लंबाई कितनी है? 2l। तो m/2 इंटू 2l। तो इसे m' बराबर m × 2l/2 लिख सकते हैं। अब यह जो m × 2l हमें नजर आ रहा है, इस m × 2l का मान हम लोग बड़ी m रख सकते हैं। तो m' बराबर हो गया m/2। अर्थात कि अगर इसकी ध्रुव प्रबलता m है तो इन दोनों भाग का ध्रुव प्रबलता m' बराबर m/2 हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से भी हम लोग इसे विभाजित करके देखते हैं। अब बच्चों, हम लोग उसी द्विध्रुव चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे। किसके लंबवत? तो अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित करेंगे और तब देखेंगे कि उस भाग का चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है। तो ठीक सब कुछ तो वही है, हम लोग इसे अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित कर दिए, तो ध्रुव प्रबलता तो वही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगी, लेकिन लंबाई क्या हो जाएगी? आधी। अब मान लेते हैं दोनों भागों का चुंबकीय आघूर्ण m' और m' है, क्योंकि दोनों का तो बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों को बराबर भागों में विभाजित किए हैं। तो m' बराबर क्या लिखेंगे? m × l लिखना होगा। ध्रुव प्रबलता अगुना चुंबकीय लंबाई m × l। अब हम लोग एक काम करते हैं, l को 2 से गुना भी कर देते हैं और 2 से भाग भी दे देते हैं, तो यह हो जाएगा m × 2l/2। और यह जो m × 2l है, इसे हम लोग बड़ी m लिख सकते हैं, तो m' बराबर हो गया m/2। तो इस प्रकार यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि जब किसी द्विध्रुव चुंबक को उसके अक्ष के लंबवत दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं, तब उसका चुंबकीय आघूर्ण फिर से आधा हो जाता है।
अब नेक्स्ट एक पॉइंट और नोट कर लेंगे, यदि दो चुंबकीय द्विध्रुव एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो तब। अगर ऐसा हो कि हमारे पास दो द्विध्रुव चुंबक हो और दोनों एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके हुए हो, कितना कोण पर? थीटा कोण पर। जैसे यहां पर दो द्विध्रुव चुंबक है, एक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश M1 है और दूसरा का चुंबकीय आघूर्ण सदिश M2 है, और दोनों एक दूसरे के साथ कितना कोण पर झुके हुए हैं? थीटा कोण पर। तो यहां पर नेट चुंबकीय आघूर्ण सदिश M बराबर हो जाएगा सदिश M1 प्लस सदिश M2। अगर इसे हम लोग परिमाण के रूप में लिखेंगे तो M बराबर हो जाएगा रूट अंडर M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा लूप या धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। धारावाही कुंडली कॉइल, अगर कॉइल में हम धारा प्रवाहित करवा दे तो वही धारावाही कॉइल हो गया, धारावाही कुंडली हो गया। तो कॉइल तो आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, वृत्ताकार भी हो सकता है। अगर किसी कॉइल में धारा प्रवाहित करवा दिए तो वही धारावाही कॉइल हो गया, धारावाही कुंडली हो गया। हम लोग अगर किसी भी धारावाही कुंडली की बात करें, जैसे यही मान लेते हैं एक धारावाही कुंडली है, तो इसके दो पृष्ठ होते हैं, दो पृष्ठ नहीं, दो फेस होते हैं, दो चेहरे होते हैं, पृष्ठ बोलना उचित नहीं है, दो फेस है। एक जो हमें यहां दिखाई दे रहा है, या तो आगे का फेस हो गया, और एक पीछे का फेस है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई भी धारावाही कुंडली क्यों नहीं हो या धारा लूप क्यों नहीं हो, उसमें कुल दो फेस होंगे। एक जो हमें आगे दिख रहा है, या जो फेस दिख रहा है, और दूसरा जो पीछे है हमें दिख नहीं रहा है। ठीक, तो अगर कोई पूछता है कि किसी भी धारावाही कुंडली या धारा लूप में कितने फेसेस होते हैं, तो कहेंगे सर दो फेस होते हैं। कौन कौन सा? तो एक हो गया जो सामने दिख रहा है, जिसे सामने का फेस कहेंगे, और दूसरा जो पीछे का फेस है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो किसी भी धारा लूप के दो फेस होते हैं, सामने का फेस अर्थात फ्रंट फेस, और दूसरा पीछे का फेस अर्थात रियर फेस। जब सामने के फेस पर धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तब पीछे का, सॉरी यहां पर पृष्ठ नहीं होगा, फेस लिखेंगे हम लोग, फेस। तो जब सामने के फेस पर धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तब पीछे का फेस पर धारा प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? तो हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक, तो जब सामने के फेस पर धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, तब पीछे का फेस पर धारा प्रवाह की दिशा क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अगर सामने का फेस पर धारा प्रवाह की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो, तो पीछे का फेस पर वही क्लॉकवाइज प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? क्लॉकवाइज। मतलब कि दोनों फेस पर धारा प्रवाह की दिशा विपरीत होती है, एक पर एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे पर क्लॉकवाइज। सामने का फेस पर एंटी क्लॉकवाइज तो पीछे का फेस पर क्लॉकवाइज। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी धारा लूप या धारावाही कुंडली के दो फेस होते हैं। एक जो हमें दिखाई देता है जिसे सामने का फेस कहेंगे, और दूसरा पीछे का फेस, वह तो हमें दिखाई देता नहीं है। वह फेस जिस पर धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है नॉर्थ पोल जैसा व्यवहार करता है, किंतु जिस फेस पर धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है साउथ पोल जैसा व्यवहार करता है। अब हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी धारावाही कुंडली या धारा लूप के दो फेस हैं, एक सामने का और दूसरा पीछे का। और यह भी देख चुके हैं कि अगर सामने का फेस पर धारा एंटी क्लॉकवाइज हो, तब पीछे का फेस पर उसकी दिशा क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज। अगर सामने का फेस पर क्लॉकवाइज हो तो पीछे का फेस पर एंटी क्लॉकवाइज, यानी विपरीत। एक फेस पर जो धारा की दिशा होगी, दूसरे फेस पर धारा की दिशा उसके विपरीत हो जाएगी।
अब हम लोग यह जानते हैं कि जिस फेस पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो ना, वह कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा। और जिस पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी वह साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। जिस पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो कैसा, नॉर्थ पोल के जैसा। और जिस पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी कैसा, साउथ पोल के जैसा। इस प्रकार धारा लूप या धारावाही कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव के जैसा व्यवहार करता है। यहां देख सकते हैं कि यह सामने का फेस है। यह जो सामने का फेस है इस पर धारा एंटी क्लॉकवाइज है, इसी कारण यह नॉर्थ पोल के जैसा व्यवहार कर रहा है। और जो पीछे का फेस है उसे हम काल्पनिक रेखा से दर्शाए हैं, वास्तविक से तो दर्शा नहीं सकते हैं, तो काल्पनिक से दर्शाए हैं। और उस फेस पर देख सकते हैं कि धारा की दिशा क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज। अगर सामने का फेस पर एंटी क्लॉकवाइज है तो सीधा सा बात है पीछे का फेस पर वह क्लॉकवाइज प्रतीत होगा। तो चूंकि सामने का फेस पर धारा एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करेगा। और यह जो पीछे का फेस है जिस पर धारा की दिशा हम लोग क्लॉकवाइज देख रहे हैं वह साउथ पोल के जैसा बिहेव करेगा। तो यह कौन सा फेस है, सामने का। धारा की दिशा क्या है इस पर, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा व्यवहार करेगा, नॉर्थ पोल के जैसा। यह जो काल्पनिक है यह कौन सा फेस है, पीछे का फेस। इस पर धारा की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। तो इस प्रकार के धारा लूप या धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण M बराबर हो जाता है IA। कब, जब कुंडली में कितने फेरे हो, एक ही फेरे हो। लेकिन जब कुंडली में N फेरे हो तब M बराबर होता है NIA, जहां I क्या है, कुंडली के एक फेरे से प्रवाहित धारा, और A हो गया कुंडली का क्षेत्रफल। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। अभी हम लोग धारावाही या धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण पढ़े। क्या पढ़े, तो धारा लूप या धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण। यह जो धारा लूप या धारावाही कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है एक अक्षीय सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि, तो अक्षीय सदिश राशि है। अब सीधा सा बात है, अक्षीय सदिश राशि है तो इसमें दिशा भी तो होगी। तो इसकी दिशा हम लोग दाएं हाथ का अंगूठा का नियम से ज्ञात करेंगे। किस नियम से, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम से। तो अगर हम लोगों से कोई पूछता है कि धारा लूप या धारावाही कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण है कौन सा सदिश है, तो कहेंगे सर यह एक अक्षीय सदिश राशि है। और इसकी दिशा किस रूल से ज्ञात होगी, किस नियम से ज्ञात होगी, तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम से। अब क्वेश्चन आता है कि दाएं हाथ का अंगूठा का नियम से कैसे निर्धारित करेंगे। तो यह दायां हाथ है, इसमें ये चारों उंगली हैं और यह अंगूठा है। हम लोग ये जो अंगुलियां हैं इसे धारा की दिशा में मोड़ देंगे ऐसे। अब यह जो सीधा अंगूठा है ना यह स्वतः चला जाएगा किसके दिशा में, चुंबकीय आघूर्ण के दिशा में। क्या करेंगे, तो ये जो चारों अंगुलियां हैं इसे किस दिशा में मोड़ेंगे, धारा की दिशा में। यह जो सीधा अंगूठा है स्वतः किसके दिशा में चला जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण के दिशा में। तो दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ने पर सीधा अंगूठा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है। यहां देखते हैं, यह एक धारा लूप है और यह जो धारा लूप है इसमें धारा की दिशा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो दाएं हाथ की अंगुली को धारा की दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देते हैं। अंगूठा किधर गया, तो यहां पर बाहर की तरफ गया, इधर ऐसे, इधर गया, इधर। तो जब ये इधर गया तो हम लोग जो चुंबकीय आघूर्ण का दिशा होगा सदिश M का, वह दिशा क्या लेंगे, ऑन टू दी पेज। ऑन टू दी पेज को हम लोग सर्कल के अंदर वृत्त, एक छोटा सा वृत्त के अंदर डॉट देकर सूचित करते हैं। ऑन टू दी पेज का अर्थ होता है पृष्ठ के लंबवत तथा बाहर की ओर। क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत तथा बाहर की ओर।
तो यह जो एक धारा लूप है जहां धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, हम लोग उंगली को धारा की दिशा में मोड़ दिए, अंगूठा चला गया किधर, पृष्ठ के लंबवत और बाहर की तरफ। तो हम लोग कहेंगे कि सर यहां जो चुंबकीय आघूर्ण है सदिशम, इसका दिशा हो गया पृष्ठ के लंबवत तथा बाहर की ओर, जिसे हम लोग ऑन टू दी पेज कहते हैं। यह भी एक धारा लूप है, इसमें धारा की दिशा क्या है, तो क्लॉकवाइज है। और जब क्लॉकवाइज है तो हम लोग उंगली को ऐसे मोड़ दिए, अंगूठा किधर गया, तो अंदर की तरफ गया। किधर, अंदर की तरफ, इधर, इधर से आया और इधर गया। तो हम लोग इसे इनटू दी पेज कहते हैं। इनटू दी पेज को एक सर्कल के अंदर क्रॉस देकर के निरूपित करेंगे। क्या देकर के, एक छोटा सर्कल के अंदर क्रॉस देकर के निरूपित करेंगे हम लोग इनटू दी पेज को। इनटू दी पेज का अर्थ होता है पृष्ठ के लंबवत तथा अंदर की ओर। ऑन टू दी पेज का मतलब पृष्ठ के लंबवत तथा बाहर की ओर। इनटू दी पेज का मतलब पृष्ठ के लंबवत तथा अंदर की ओर। किधर, अंदर की ओर। अब हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर से जुड़ा हुआ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु चुंबकत्व, एटॉमिक मैग्नेटिज्म। इसे आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं यह एक परमाणु है और परमाणु का यह नाभिक है और यह है उसका कक्षा। ठीक, तो यह परमाणु का क्या है, नाभिक है, और यह क्या है, कक्षा है। इस कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, आवेशित कण है। और जब यह गति करेगा ऐसे, तो सीधा सा बात है यह जो कक्षा है बन जाएगा क्या, धारा लूप। क्या बन जाएगा, धारा लूप। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है और आवेश के प्रवाह को ही हम लोग धारा कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा कक्षा में, इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति करेगा तो सीधा सा बात है आवेश का प्रवाह होगा। आवेश का प्रवाह को ही तो हम लोग कहते हैं धारा। क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो इसी कारण यह जो कक्षा है यह बन जाएगा धारा लूप। और जब यह कक्षा धारा लूप बन जाएगा तब होगा क्या कि यह जो नाभिक है, इस नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसी घटना को हम लोग कहेंगे परमाणु चुंबकत्व। क्या कहेंगे, परमाणु चुंबकत्व कहेंगे। तो कह सकते हैं किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन से एक धारा संबद्ध होता है। एक धारा संबद्ध होता है, किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन से एक धारा संबद्ध होता है, जिसके कारण वह कक्षा एक धारा लूप के जैसा व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु के नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को परमाणु चुंबकत्व कहा जाता है। याद रहेगा, अगर कोई पूछता है परमाणु चुंबकत्व क्या है, तो कहेंगे सर किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन से एक धारा संबद्ध होता है, जिसके कारण वह कक्षा एक धारा लूप के जैसा व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु के नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को परमाणु चुंबकत्व कहा जाता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में गति करेगा तो यह कक्षा कैसा व्यवहार करेगा, धारा लूप के जैसा। और इसी धारा लूप के कारण नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग कहेंगे परमाणु चुंबकत्व। अब इसे हम लोग चित्र में भी देखते हैं। परमाणु चुंबकत्व को समझने के लिए हम कोई एक परमाणु ले लेते हैं। यह है उस परमाणु का नाभिक और यह क्या है, तो यह कक्षा है। तो यह परमाणु का नाभिक हो गया और यह कक्षा हो गया। हम लोग इस कक्षा की त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, r। एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस कक्षा में, किस दिशा में, तो एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इसका वेग क्या है, v है। सीधा सा बात है, गति करेगा तो वेग तो होगा ही होगा।
तो यह इलेक्ट्रॉन जो r त्रिज्या के कक्षा में गति कर रहा है उसका द्रव्यमान m है और वेग क्या है, v है। अब सीधा सा बात है कि जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो यह जो कक्षा है यह कक्षा एक धारा लूप के जैसा व्यवहार करेगा और यहां धारा की दिशा क्या होगी, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह ऋण आवेश होता है और हम लोग जानते हैं जो धारा की जो दिशा होती है ऋण आवेश के प्रवाह के विपरीत होती है। तो यहां इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, गति कर रही है, तो धारा का दिशा उसके विपरीत हो जाएगा अर्थात क्लॉकवाइज हो जाएगा। यह जो धारा है इसे कक्षीय धारा कहते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह कक्षा एक बन गया धारा लूप और जब धारा लूप बन गया तो नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा और उस चुंबकीय प्रेरण का मान कितना होगा, म्यू नोट आई बटा 2r। क्या होगा, म्यू नोट आई बटा 2r। अब चूंकि इस कक्षा, यह जो कक्षा है जो एक धारा लूप के जैसा व्यवहार कर रहा है, इसी धारा लूप के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम लोग परमाणु चुंबकत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, परमाणु चुंबकत्व। तो यह क्या है, परमाणु का क्या है, कक्षा। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इसीलिए यह कक्षा बन गया धारा लूप। इसी कारण नाभिक के स्थान पर एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे परमाणु चुंबकत्व। क्या कहेंगे, परमाणु चुंबकत्व। अब परमाणु चुंबकत्व के अवयव। पहला, आवर्तकाल, जिसे हम लोग बड़ी टी से सूचित करेंगे। हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब क्वेश्चन आता है दूरी कितनी, तो इलेक्ट्रॉन जो एक चक्र यहां पूरा करेगा, तो एक चक्र पूरा करने में कितना दूरी तय करेगा, तो इस कक्षा के परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। और किसी कक्षा की, चूंकि कक्षा तो वृत्ताकार होती है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, 2πr। तो t बराबर हो गया 2πr बटा v। अब आवर्तकाल तो हम लोग देख लिए कि आवर्तकाल t बराबर हो गया 2πr बटा v। अब चलते हैं कक्षीय धारा I के तरफ। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। तो I बराबर, चूंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E लेते हैं और यहां समय हमारे पास कितना है, तो T है, या अर्थात आवर्तकाल के बराबर। तो I बराबर E बटा T। अब यह जो T है इस T का मान रख देंगे 2πr बटा v। तो इस प्रकार कक्षीय धारा बराबर हो गया EV बटा 2πr। कक्षीय धारा का मान कितना हो गया, EV बटा 2πr। अब नेक्स्ट तीसरा, नाभिक के स्थान पर चुंबकीय प्रेरण B। चूंकि नाभिक के स्थान पर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है म्यू नोट आई बटा 2r, तो हम लोग यह जो I है इस I का मान कितना रख देंगे, EV बटा 2πr रख देंगे। तो यह हो जाएगा म्यू नोट EV बटा 4πr²। इसे अच्छे से याद रखना है कि नाभिक के स्थान पर जो चुंबकीय प्रेरण का मान होगा वह होगा म्यू नोट EV बटा 4πr²। अब कोणीय संवेग L, कोणीय संवेग के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr। अब चुंबकीय आघूर्ण M। सीधा सा बात है कि यह एक धारा लूप है। यह जो कक्षा है परमाणु का क्या है, धारा लूप है। और जब यह धारा लूप है तो चुंबकीय आघूर्ण तो होगा ही होगा। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि चुंबकीय आघूर्ण M बराबर होगा I इंटू A। किसी धारा लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, I इंटू A। A है कक्षा का क्षेत्रफल। I का मान हम लोग कितना रख देंगे, तो I का मान रख देंगे EV बटा 2πr। तो EV बटा 2πr। चूंकि यह जो A है अर्थात कक्षा का क्षेत्रफल है, तो कक्षा कैसा है, वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो πr²। तो यह हो जाएगा हमारा चुंबकीय आघूर्ण का मान EVr बटा 2। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हम लोगों को अच्छे से याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय आघूर्ण M
एवं कोणीय संवेग L में संबंध। देखते हैं कि हम लोग जो अभी चुंबकीय आघूर्ण पढ़े हैं M और कोणीय संवेग जो L पढ़े हैं, दोनों में क्या संबंध है। सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण M का सूत्र क्या पढ़े हैं, EVR/2। इसे हम स्मॉल m से गुना भी कर देते हैं और स्मॉल m से भाग भी कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुना भी कर दिए और भाग भी कर दिए। तो इसे हम लोग E इंटू MVR/2m लिख सकते हैं। यह जो MVR है यह किसका मान है, बड़ी L का। इस प्रकार चुंबकीय आघूर्ण M बराबर हो गया EL/2m। हम लोग सदिश के रूप में लिखेंगे तो जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश तो निगेटिव होता है, तो सदिश M बराबर हो जाएगा -E सदिश L/2m। यह जो ऋणात्मक चिन्ह है ना, माइनस का चिन्ह है, यह दर्शाता है कि यह चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग असमांतर अक्षीय सदिश है। दोनों क्या है, असमांतर अक्षीय सदिश, अर्थात दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को टच करेंगे जिसका नाम है बोर का मैग्नेटन। बहुतों बार यह एग्जाम में पूछा गया है। बोर का मैग्नेटन, बोर्स मैग्नेटन को हम लोग म्यू बी से सूचित करते हैं। अब क्वेश्चन आता है बोर का मैग्नेटन है क्या, तो हम लोग हाइड्रोजन परमाणु ले लेते हैं और उसका भी प्रथम कक्षा ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोर का मैग्नेटन। आया समझ में, किसका, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसी को हम लोग बोर का मैग्नेटन कहेंगे। तो हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण को बोर का मैग्नेटन कहा जाता है। अब हम लोग बोर के सिद्धांत से जानते हैं कोणीय संवेग L बराबर होता है NH/2π, जहां N क्या है, कक्षा की संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो सकती है, और H है प्लांक का नियतांक जो 6.62 गुना 10⁻⁻34 होती है। अब यह जो L का मान है ना, यह L का मान हम लोग यहां पर रखेंगे। यहां L है ना, तो L का मान हम लोग यहां से रखेंगे। L का मान जो NH/2π है, जो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, बोर का सिद्धांत 11th क्लास में परमाणु संरचना चैप्टर में जो बोर का सिद्धांत है उसमें हम लोग कोणीय संवेग बराबर पढ़े थे, L बराबर होता है NH/2π। तो यह जो L का मान है अब हम लोग यहां पर रखेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो M बराबर EL/2m तो पढ़वे किए हैं, तो अब हम लोग इस L का मान रख देते हैं NH/2π। तो यह हो जाएगा NeH/4πm। अगर हाइड्रोजन एटम के प्रथम कक्षा की बात करें तो प्रथम कक्षा के लिए N का मान कितना होगा, 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इस चुंबकीय आघूर्ण को लिख देंगे M1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां प्रथम कक्षा के लिए ले रहे हैं, दूसरे के लिए लेते तो M2, तीसरे के लिए M3। तो M1 बराबर हो गया, N का मान कितना रख दिए, 1 इंटू EH/4πm। तो M1 बराबर हो गया EH/4πm। यह जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है इसी को हम लोग बोर का मैग्नेटन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर का मैग्नेटन। तो चुंबकीय आघूर्ण का यही मान बोर का मैग्नेटन कहलाता है, जिसे म्यू बी से सूचित करते हैं। तो म्यू बी बराबर हो गया M1 और M1 का मान हम लोग रख दिए EH/4πm। तो यही हो गया बोर का मैग्नेटन, जिसे हम लोग म्यू बी से सूचित करते हैं, जिसका मान होता है EH/4πm। एक पॉइंट नोट कर लेंगे कि यह जो म्यू बी है ना, यह चुंबकीय आघूर्ण का न्यूनतम मान है, अर्थात इससे कम मान चुंबकीय आघूर्ण का होता ही नहीं है। अब म्यू बी का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो EH/4πm है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इतना रख दिए, H का मान रख देंगे हम लोग, 4 तो 4 ही रहेगा, पाई का मान 3.14, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है
और अब इसे सोल्व कर लेंगे तो हमें बोर के मैग्नेटन का मान भी ज्ञात हो जाएगा। इसे तो हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।